अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा एंजॉय कर रहे होंगे। और स्पेशली ये मेरा यूट्यूब चैनल जो आप लोग देख रहे हैं, इसकी आप जितनी भी वीडियोस देख रहे हैं, जितने भी लेक्चर्स देख रहे हैं, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रहे होंगे और आप लोग स्टेप बाय स्टेप जो है इसको लेके चल रहे होंगे। तो लेक्चर पे आने से पहले एक चीज़ बता दूं आप लोगों को कि अगर कोई स्टूडेंट मेरा लेक्चर देखता है, यानी कि थर्ड चैप्टर से देखता है या सेकंड चैप्टर से देखता है, तो मे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसे समझ ना आए। उसका रीज़न ये है कि बेसिकली हमने स्टार्ट किया पहले चैप्टर से, तो पहला चैप्टर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, आगे चौथा, ये तीनों चारों चैप्टर आपस में इंटरलिंक्ड है। अगर पहला समझ आएगा तो दूसरा समझ आएगा, दूसरा आएगा तो फिर तीसरा समझ आएगा। इस तरह स्टेप बाय स्टेप जो है ना आप लोग चलेंगे तो समझ आएगा। अदरवाइज अगर आप लोग डायरेक्ट सेकंड पे आते हैं या थर्ड पे आते हैं तो मे भी आप लोगों को कुछ चीज़ें जो है ना बीच में समझ ना आ पाए। तो अगेन मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग पहले चैप्टर से मेरी वीडियोस देखना शुरू करें, ताकि आप लोगों को थारोली यानी केमिस्ट्री की फुली अंडरस्टैंडिंग हो और आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो है ना वो 100% साथ साथ क्लियर होते रहें। ठीक हो गया। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज हमारा टॉपिक है बेसिकली आयनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, ये बेसिकली एक पीरियोडिक टेबल के अंदर हम डिफरेंट एटम्स की आयोनाइजेशन एनर्जी देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, फिर उसके बाद इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन के बाद इसके बाद हम देखेंगे ट्रेंड्स देखेंगे, यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी का ग्रुप के अंदर क्या ट्रेंड है और पीरियड के अंदर क्या ट्रेंड है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। The amount of energy that is required to remove the most loosely bound electron from the valence shell of an isolated gaseous atom is called ionization energy. इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि कोई भी एटम तब बॉन्ड बनाता है किसी दूसरे एटम के साथ, कोई भी दो एटम आपस में तब जुड़ते हैं, यानी कि वो बाहर से जुड़ते हैं। अगर ये पूरा एटम है ना आपके पास, यानी कि पूरा फुटबॉल है, तो फुटबॉल की जो बाहर वाली सरफेस होगी ना, वहां से इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आपको पता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। वहां से जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या इलेक्ट्रॉन आएंगे उसमें, तो तभी जो है ना दो एटम के बीच में क्या बनता है, बॉन्ड बनता है, तभी दो एटम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। ठीक है ना, एक्सटर्नली जुड़ते हैं आपस में। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है कि जो एटम है वो एक बॉल की शक्ल का है, उसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकालते हैं, यानी कि बाहर से कुछ थोड़ी सी एनर्जी देते हैं, और जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉन को उस एटम से बाहर निकालते हैं, तो हमारे पास एक एनर्जी जो है ना हमें रिक्वायर होती है वो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। उस एनर्जी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी कि एक एटम को हमने क्या कर दिया, आयोनाइज कर दिया, एक एटम के आयन बना दिए। ठीक है, आयोनाइजेशन का मतलब क्या है कि एक एटम के हमने, आपको पता है कि न्यूट्रल एटम जो है, एक एलिमेंट का न्यूट्रल एटम वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन जब हम उसको आयन बनाने जा रहे हैं तो क्या करेंगे, उसमें से या इलेक्ट्रॉन कम करेंगे या प्रोटॉन कम करेंगे, तभी जो है ना हमारे पास वो आयन बनेगा, या कैटायन बनेगा या एनायन बनेगा। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है कि बाहर से आप कुछ थोड़ी सी एनर्जी देंगे, कभी थोड़ी एनर्जी देंगे, कभी ज़्यादा एनर्जी देंगे, ये डिफरेंट एटम पे डिपेंड करता है। तो आप बाहर से एनर्जी देंगे तो वैलेंस शेल वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एटम से बाहर निकलेगा, तब आपके पास क्या बन जाएगा, वो कैटायन बन जाएगा एटम, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो है ना एटम क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। तो इस आयोनाइज एटम को आयोनाइज करने के लिए जितनी हमें एनर्जी चाहिए होगी बाहर से, उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। मजीद आगे डेप्थ में देखते हैं। डेफिनेशन अगेन देखें। द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। ये कहने का मतलब ये है कि आपको जो है ना कितनी एनर्जी चाहिए, अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको चाहिए जो कि वैलेंस शेल में जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, आपको पता है कि जो बाहर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं। क्यों लूजली बाउंड होते हैं, क्योंकि उनका न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन जो होती है ना वो कम होती है शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। ठीक है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, क्या आगे उसको हम थोड़ी सी एनर्जी देंगे, वो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में है वो क्या करेगा, वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी टू रिमूव। यानी कि उसको हमने क्या करना है, बाहर वाली शेल से, वैलेंस शेल से रिमूव करना है एटम के अंदर में से, तो हमें जो एनर्जी रिक्वायर होगी उसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। आगे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ।
ये मैंने पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा है, ये पहला एरो है, ये दूसरा, फिर ये आगे हमारे पास तीसरा, यानी कि ये 3 पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेनेशन के लिखे हैं। इफ ओनली वन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन वैलेंस शेल देन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन इज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ये इसका मतलब ये है कि अगर तो वैलेंस शेल जो बाहर वाला एटम का वैलेंस शेल है उसमें है ही जस्ट एक इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल की बात कर रहा हूँ, इनर शेल की नहीं। अगर वैलेंस शेल में जस्ट है ही एक इलेक्ट्रॉन तो उस इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी देंगे तो वो इजीली क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। जिस तरह सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है, ठीक है ना। इसके जो वैलेंस शेल है ना उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है कि ये ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 के वैलेंस शेल में जितने भी एटम है इन सब के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो जो सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसे हम उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ना वो जस्ट क्या होगी, एक ही आयोनाइजेशन एनर्जी होगी सोडियम की। तो देखते हैं सोडियम को हमने आयोनाइज किया, ये सोडियम क्या है, न्यूट्रल है, इसके ऊपर 0 चार्ज है। हमने कुछ एनर्जी दी सोडियम, जो इलेक्ट्रॉन था सोडियम के एटम के वैलेंस शेल में, तो वो क्या हुआ, आयोनाइज हुआ, सोडियम पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ऊपर सोडियम के एक पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना, इस तरह। तो हमारे पास ये डेल एच, डेल ये हमारे पास डेल डेल एच का मतलब ये है कि आयोनाइजेशन एनर्जी। आगे प्लस 496 किलो जूल पर मोल, जूल बेसिकली हमारे पास यूनिट है एनर्जी का, और किलो जूल ये भी एक यूनिट है हमारे पास, किलो जूल यूनिट है एनर्जी का पर मोल, यानी कि सोडियम का एक मोल। हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिसमें एनर्जी निकलती है। जब रिएक्शन होता है, अब आयोनाइज करते हैं, एनर्जी क्या हो, निकले अगर एनर्जी, तो वहां पे तब क्या साइन आएगा, नेगेटिव का साइन आएगा, एक्सोथर्मिक, यानी कि एनर्जी निकल रही है। और जब भी आप एनर्जी दें बाहर से, ठीक है, जब एनर्जी देंगे आप तो उसका साइन क्या आएगा, पॉजिटिव का साइन आएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, यानी कि एनर्जी हमें एनर्जी देनी पड़ती है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि हमें जो है ना एनर्जी रिएक्शन से क्या, जब भी कोई रिएक्शन करवाते हैं तो वहां से एनर्जी निकलती है, ठीक हो गया, तो एनर्जी वहां से एमिट होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो प्लस का साइन है ये क्या शो कर रहा है कि ये रिएक्शन कौन सा है, हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक हो गया। यहाँ पे हम एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, यानी कि सोडियम के एक मोल को आयोनाइज करने के लिए हम कितनी एनर्जी दे रहे हैं, 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी दे रहे हैं। आगे चलते हैं, हमारे पास पॉइंट नंबर 2 है, when two or more than two electrons are present in valence shell such as in group 2 and group 3, when second electron is removed this is called second ionization energy। इसका मतलब ये है कि जब अगर आपके पास यानी कि वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है या 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पे केस में क्या था, इस केस में क्या था कि जस्ट वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन था। अगर तो वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तब आप पहले इलेक्ट्रॉन को रिमूव जो है ना करने के बाद जब दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो क्या करेंगे, क्या बोलेंगे उसको, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से। उसका रीज़न ये है कि जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बाकी इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, प्रोटॉन न्यूक्लियस में ज़्यादा हो जाएंगे, तो ज़्यादा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को यानी कि और ज़्यादा टाइटली क्या करेंगे, खींचेंगे अपनी तरफ, अट्रैक्ट करेंगे। तो क्या होगा कि जब अगेन दूसरा इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे तो उसे हम थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी वहाँ से निकालने के लिए, वैलेंस शेल से निकालने के लिए, तो इस वजह से दूसरे की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसी तरह थर्ड, similarly when third electron is removed this is called third ionization energy and this will also greater than second ionization energy। जब हम तीसरा इलेक्ट्रॉन अगर निकालेंगे तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी और ज़्यादा जो है ना होगी, और उसे हम थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। उसके बाद आगे हमारे पास चौथा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, therefore these atoms having more than one electron in their valence shell have more than one ionization energy values। ऐसे एटम जिनके वैलेंस शेल में मोर देन वन इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यानी एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी एक से ज़्यादा होगी, ठीक है। और अगर वैलेंस शेल में जस्ट एक इलेक्ट्रॉन है तो उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी एक होगी, एक ही आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। अब आगे चलते हैं हम कि आयोनाइजेशन एनर्जी ट्रेंड जो है ना वो पीरियड के अंदर कैसा है और ग्रुप के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी ट्रेंड क्या है वो हम देखते हैं। तो हम देखने लगे हैं बेसिकली कि
आयनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड है वो पीरियड के अंदर क्या है और आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड ग्रुप के अंदर क्या है। यानी कि पीरियड के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है या कम हो रही है, इसी तरह हम ग्रुप के अंदर उसका ट्रेंड चेक करेंगे। तो चलते हैं। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, जब हम पीरियड के अंदर लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं, देन आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज, देन आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज। जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं एक पीरियड के अंदर, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है, इंक्रीज होती है। क्यों? द रीजन इज डैट द साइज ऑफ एटम रिड्यूस ड्यू टू सेम शेल एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली हेल्ड बाय न्यूक्लियस ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ न्यूक्लियस। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, एटम का साइज कम होता है, रिड्यूस होता है। क्यों कम होता है? उसका रीजन ये है कि वैलेंस शेल है वो क्या है, सेम रहता है। यानी कि शेल क्या है, ओवरऑल सेम रहता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे होते हैं, तो क्या होता है कि न्यूक्लियस का जो चार्ज है, प्रोटॉन है, वो भी बढ़ रहे होते हैं। जब न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा होता है और इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे होते हैं, लेकिन शेल क्या है, सेम रहता है, एक ही शेल रहता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की जो फोर्स आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा हो रही है, यानी कि प्रोटॉन ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा हो रहे हैं, वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ टाइटली खींचेंगे। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे तो एटम का साइज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जब एटम का साइज कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, टाइटली हेल्ड होंगे। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस जो है ना वो इलेक्ट्रॉन को टाइटली जो है ना हेल्ड किया होना है, उसने पकड़ा हुआ होना है इलेक्ट्रॉन्स को। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस जो है ना वो एक, आपको पता है कि न्यूक्लियस जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो बढ़ रहे थे, तो न्यूक्लियस क्या है कि उसकी जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो क्या होगी, स्ट्रांग होगी। तो उसने इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको टाइटली हेल्ड किया हुआ होना है, जिसकी वजह से वहाँ से हम जो है ना इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं निकाल सकते वैलेंस शेल से। हमें क्या होगा, हमें जो है ना वो बाहर से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जब हम बाहर से ज़्यादा एनर्जी देंगे तो उसका मतलब क्या है कि आयनाइजेशन एनर्जी जैसे जैसे लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। ठीक हो गया? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। क्योंकि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन की वजह से, और जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है या इनर इलेक्ट्रॉन है वो उन पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ न्यूक्लियस बोलते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे पास सेकंड पीरियड की एग्जाम्पल है। सेकंड पीरियड में हमारे पास ये सेकंड पीरियड है, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन एंड नियॉन। अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम का 4 है, बोरॉन का 5 है, कार्बन का 6 है, इस तरह 7 8 9 10, यानी कि एक एक बढ़ रहा है, कॉन्टीन्यूसली बढ़ रहा है। यानी कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे 5 हैं, यहाँ पे 6 हैं, 7, यानी कि इलेक्ट्रॉन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। शेल क्या है, सेम है। कैसे? अब ये लिथियम और बेरिलियम जो है ना ये क्या है, एस ब्लॉक में आते हैं। तो चूंकि इनका वैलेंस शेल जो है वो एस सब शेल है, तो जस्ट क्या है कि ये दोनों एस सब शेल में होंगे। आगे बोरॉन और कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन जो है इनका पी सब शेल है। अब पी सब शेल क्या है, इनका सेम ही रहेगा, लेकिन उसके अंदर क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो बढ़ता जाएगा। शेल क्या है, सेम रहेगा। जब शेल सेम रहेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो टाइटली हेल्ड होंगे, तो उनकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। अब देखते हैं यहाँ पे लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी 520 किलो जूल पर मोल है, बेरिलियम की 899 किलो जूल पर मोल है, आगे बोरॉन की 801, यहाँ पे थोड़ी सी कम हुई है। उसका रीज़न ये है कि हमारे पास जो है ना वो पी सब शेल का बिल्कुल स्टार्ट हुआ है, यहाँ से पी सब शेल स्टार्ट होता है आगे। तो आगे कार्बन की 1086 है, बढ़ गई है। नाइट्रोजन की अगेन 1402 हो गई है, बढ़ गई है। ऑक्सीजन की थोड़ी सी कम हुई है, 1314। उसका रीज़न ये है कि बेसिकली इसका रीज़न थोड़ा सा जो है ना वो कुछ और फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है ना वो अपनी आयनाइजेशन एनर्जी कम शो कर रही है थोड़ी सी नाइट्रोजन की निस्बत। ये रीज़न हम बाद में मज़ीद डिटेल से देखेंगे। उसका रीज़न ये है कि अगर अभी हम जो है ना इसको डिटेल में देखें तो लेक्चर जो है ना वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। आगे फ्लोरीन है, फ्लोरीन की जो है ना वो 1681 है, बढ़ गई है मजीद आगे। नियॉन की देखें तो 2081 है, और ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस तरह आयनाइजेशन एनर्जी आप लोग देख रहे हैं पीरियड के अंदर बढ़ गई है। आगे देखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी ट्रेंड इन ग्रुप।
एक ग्रुप के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या है वो देखते हैं। व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं यानी कि ऊपर से नीचे आते हैं, यहाँ पे ऊपर से नीचे आते हैं, यानी ग्रुप में इन अ ग्रुप, जब ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं देन आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज, आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। क्यों कम होती है? द रीजन इज दैट द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेज विच रिड्यूसेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ न्यूक्लियस विद वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। इसका रीज़न ये है कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अचानक से बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अचानक से बढ़ जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स भी क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाते हैं तो न्यूक्लियस और जो बाहर वाले वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन है वो दूर हो जाते हैं, ठीक है ना। जाहिर है जैसे जैसे शेल बढ़ेंगे तो जो आखिरी वैलेंस शेल होगा वो क्या होगा? न्यूक्लियस से बहुत दूर हो जाएगा, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वो कम हो जाएगी। क्यों? शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, बीच में इनर शेल की वजह से शील्डिंग इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को दूर कर देगी न्यूक्लियस से। तो इस तरह जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ न्यूक्लियस है वो वैलेंस शेल के साथ वो कम हो जाएगी। तो वैलेंस शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे बाहर वाले वो क्या हो जाएंगे? लूजली हेल्ड हो जाएंगे, इजीली जो है ना वहाँ पे अवेलेबल होंगे। जैसे ही हम बाहर से थोड़ी सी एनर्जी देंगे वो इलेक्ट्रॉन इजीली वहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल जाएगा तो इसका मतलब ये है कि हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसको जो है ना फिर क्या होगा कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आएंगे आयनाइजेशन एनर्जी कम होती चली जाएगी। In this way, the valence electrons are loosely held and can easily be removed with less amount of energy. एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट ग्रुप हमारे पास ये है, फर्स्ट ग्रुप है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम। फ्रांशियम हम नहीं लेते चूंकि वो रेडियो एक्टिव मेटल में आ जाता है। लिथियम के देखें तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर सोडियम का अचानक से 3 से 11 हो गया। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 3 से 4, 5, 6 यानी कॉन्टिन्यूसली एक एक इलेक्ट्रॉन सेम शेल के अंदर बढ़ा था, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अचानक से बढ़ गए हैं और शेल भी क्या हो गया? अचानक से बढ़ गया है। एक शेल यहाँ से जैसे इसके ऊपर मूव किया शेल बढ़ गया, यहाँ से यहाँ पे मूव किया शेल बढ़ गया, यहाँ से यहाँ पे आए फिर शेल बढ़ गया। तो इस तरह जो है ना ये जो वैलेंस शेल होगा सीजियम ये बहुत ही दूर हो जाएगा। अगर रुबीडियम का वैलेंस शेल होगा ये भी दूर होगा। इस तरह जो है ना हम देखते हैं तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 से 11 हो गए, फिर 19 हो गए, फिर 37 हो गए, फिर 55 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के अंदर हो गए। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन भी बढ़ गए और वैलेंस शेल भी और शेल भी जो है नंबर ऑफ शेल भी वो भी बढ़ गए। तो वैलेंस शेल क्या हो गया? दूर होता चला गया आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे डाउन द ग्रुप हमने मूव किया। तो लिथियम देखें तो लिथियम की 520 आयनाइजेशन एनर्जी है, यानी कि 520 किलो जूल पर मोल। आगे सोडियम की 496 किलो जूल पर मोल, पोटाशियम की 419, इसके बाद हमारे पास रुबीडियम जो है ना वो 403, आगे सीजियम 377। यानी कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप हमने मूव किया आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती गई? कम होती चली गई। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि जो बाहर वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर होते गए और जो है ना उनको वो लूजली जो है ना हेल्ड हो गए, यानी कि लूजली जो है ना वो न्यूक्लियस के साथ अटैच है। तो बाहर से हम थोड़ी सी एनर्जी देंगे उनको तो वो वहाँ से इजीली निकल जाएंगे और एटम इजीली आयनाइज हो जाएगा। तो ये जो है ना आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? डाउन द ग्रुप कम होती चली जाएगी। तो बेसिकली हमने इसके अंदर जो है ना क्या पढ़ा है कि आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, उसके बाद कुछ एक्सप्लेनेशन थी। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड और फिर थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद हमने आयनाइजेशन एनर्जी का पीरियड के अंदर ट्रेंड देखा, फिर हमने ग्रुप के अंदर ट्रेंड देखा, ठीक है। पीरियड के अंदर क्या होती है? कॉन्टीन्यूसली बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? चूंकि नंबर ऑफ शेल जो है ना वो सेम रहते हैं, एक ही शेल रहता है और इलेक्ट्रॉन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज है वो भी बढ़ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन को जो है ना वो टाइटली हेल्ड कर लेता है। आगे ग्रुप के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डाउन द ग्रुप कम होती है। उसका रीज़न ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं। तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को हम थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो वहाँ से निकल जाएंगे और एटम क्या हो जाएगा? आयनाइज हो जाएगा। इस तरह जो है ना ग्रुप के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डाउन द ग्रुप कम होती चली जाती है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये आयनाइजेशन एनर्जी वाला जो टॉपिक है इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी जो है ना कहीं पे कोई क्वेश्चन है, आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह जो है ना मैं इसका रिप्लाई करूँगा। तो इसी के साथ ही हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो है ना हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इससे मज़ीद जो है ना बेहतर अंदाज में मैं आप लोगों को समझाऊँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।